नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आचुई पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने कौन सा टॉपिक आरंभ किया है? तो फसलों का वर्गीकरण हम लोगों ने आरंभ किया है। ये टॉपिक हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज उसी की आगे बात करेंगे। पहले थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपने आप को आप लेक्चर से जोड़ पाएँ, फिर उसके आगे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हरी खाद फसलों तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज इसी की आगे बात करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर के, फिर आगे बात करते हैं। जो बिंदु जरूरी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सब पर एक पहले नज़र डाल लेते हैं, फिर अपना लेक्चर आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो पहली बात तो ये हमने बताई थी आप लोगों को कि अगर विस्तार के आधार की अगर हम बात करें तो इसको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि बागान फसलें, तो इनका एरिया काफ़ी छोटा होता है और इसके अंतर्गत करीब प्याज, बैंगन, पालक इस प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। और जो रोपड़ फसलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है और ये आमतौर पर प्रकृति में स्थायी होती है। इसके कुछ उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक रोपड़ फसल का उदाहरण है? चाय, रबड़, काफ़ी, कोको, ये सभी क्या है? रोपड़ फसलों के उदाहरण हैं। फील्ड क्रॉप्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, ये आमतौर पर सीजनल होती हैं, जैसे कि धान, गेहूं, कपास, चना, जौ, मटर, और इनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम उद्गम के आधार की बात करें, देशज फसलें किसे कहा जाता है? तो देशज फसलें उन्हें कहा जाता है जहां पर उनकी उत्पत्ति होती है और उसी इलाके में उनको उगाया जाए। आमतौर पर धान हो गया आपका, उर्द, मूंग, सरसों, ये सभी कुछ देशज फसलों के उदाहरण हैं। विदेशज फसलें वो हो गई, हमने बताया था जिन्हें एक स्थान पर मान लीजिए इनकी उत्पत्ति है, अगर यहाँ से ले जाके इन्हें 20 स्थान पर उगाया जा रहा है तो ये क्या हो जाएंगी? विदेशज फसलें हो जाएंगी। जीवन चक्र के आधार पर, जो आमतौर पर एक वर्ष में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं, इनके आपके उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद क्या करना है? इनकी परिभाषा नहीं बल्कि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कौन सी फसल पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल एक वर्षीय फसल का उदाहरण है, तो इसके आप लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बाइनियल्स, जो द्विवर्षीय फसलें, आमतौर पर पहले वर्ष में क्या करते हैं? वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, दूसरे वर्ष में वो क्या करते हैं? अपना प्रजनन करने का कार्य करते हैं। बहुवर्षीय फसल, आमतौर पर इनकी लाइफ साइकिल 1 या 2 वर्ष से अधिक होती है। ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी, जायद, तो इसके आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने, जैसे कि खरीफ फसल के अंतर्गत धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, ढैंचा, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। रबी की फसल की अगर हम बात करें, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रिजका, मसूर, ये सभी क्या हैं? रबी फसल के उदाहरण है, जबकि खीरा, ककड़ी, तरबूज जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक आधार पर फसलों का अगर वर्गीकरण पर हम नज़र डालें तो इन्हें आमतौर पर एग्रोनॉमिकल वर्गीकरण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि सीरियल क्या है, तो हमने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीरियल एक प्रकार का रोमन शब्द है जो इटली के रोम से लिया गया, जिसका तात्पर्य है दाना देने वाली देवी। किसके? तो जो सीरियली का नाम है, इसका तात्पर्य है दाना देने वाली देवी से। यह आमतौर पर घासों को अधिक स्टार्ची दानों के लिए उगाया जाता है। यह दाना एक बीज वाले, जिसे क्राइप्सिस कहा जाता है, खाने के काम आते हैं। और बड़े आकार के दाने वाली घासें उगाई जाती हैं, जैसे कुछ इसके उदाहरण हमने आप लोगों को भी बताए थे। मोटे अनाज, ये छोटे दाने वाले होते हैं, जिसे इनके दानों में टेस्टा व पेरिकार्प आपस में मिल करके एक आवरण का निर्माण करते हैं, जैसे कि बाजरा, रागी, कामनी, सामा, ये सभी मिलेट्स के उदाहरण हैं। तिलहनी फसल के अंतर्गत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि डीजल तेल के लिए जेट्रोफा अर्थात रतनजोत को उगाया जाता है। सरकरा वाली फसलों के उदाहरण इंपॉर्टेंट है कि गन्ना और चुकंदर, ये 2 इस वर्ग की प्रमुख फसलें। इसमें होता क्या है? तो तने अथवा जड़ों में सरकरा का संग्रह कर लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कौन कौन से? गन्ना और चुकंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इनको आप लोगों को याद रखना है। इसमें उत्तेजक फसलें इंपॉर्टेंट है। चाय, तंबाकू, पूछा जाता है कि स्टिमुलेंट क्रॉप्स के उदाहरण कौन से हैं? तो चाय हो गया, तंबाकू, पोस्ता, काफ़ी, ये सभी क्या हैं? उत्तेजक फसलों के कुछ उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं? तो शरीर में उत्तेजना पैदा करने का कार्य करते हैं। अगर आप थके हुए हैं, चाय वगैरह, कॉफ़ी पीते हैं, तो थोड़ा आपको रिलैक्स महसूस होता है, तो वही सभी क्या हैं? ये सभी उत्तेजक फसलों के अंतर्गत शामिल है। ये पूछी जाती हैं। जड़ तथा ट्यूबर वाली फसलें भी पूछी जाती हैं। आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी इसके उदाहरण हैं। सब्जी वाली फसलें, ये कुछ खास इतना ज़रूरी है नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हरी खाद फसल का तात्पर्य क्या है? कौन सा हमारा हम सभी लोग विभाजन पढ़ रहे थे? फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण हम सभी लोग पढ़ रहे थे। किसके आधार पर? तो उपयोग के आधार पर हम सभी लोग पढ़ रहे थे। तो पहला हमारा क्या था? हरी खाद की फसलें।
तो हरी खाद की फसलें किसे कहा जाता है? वह फसलें जिनको खेत में कुछ समय तक आइए वे की करके बात करते हैं। हरी खाद वह जिनको खेत में कुछ समय तक उगाने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से जोतकर दबा दिया जाता है, हरी खाद वाली फसलें कहते हैं। हरी खाद वाली फसलें किन्हें कहा जाता है? इन्हें पहले जैसे कि आपकी मूंग हो गई, लोबिया हो गए, ढैंचा, सनई, ये सभी जो हरी खाद की फसलें हैं, इन्हें क्या किया जाता है? पहले खेत में उगाया गया, फिर जब आपको मेन क्रॉप उगानी होती है तो उसको मिट्टी पलटने वाले हल से क्या किया जाता है? खेत में दबा दिया जाता है, जिससे जो खेत की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है और मिट्टी की संरचना वगैरह में सुधार होता है। तो वही कह रहा है कि जिनको खेत में कुछ समय तक उगाने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से जोतकर दबा दिया जाता है, हरी खाद वाली फसलें कहलाते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ के लिए दलहनी व अदलहनी फसलों को उगाते हैं। इस वर्ग में ढैंचा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ढैंचा, सनई, लोबिया, मूंग, ग्वार, मक्का, बाजरा, ये सभी हरी खाद के अंतर्गत आते हैं। और हमने कल ये भी आपको कल के लेक्चर में बताया था कि इनको कहाँ कहाँ पर उगाया जा सकता है, तो ये पूर्व का लेक्चर देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं, ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़िए और याद रखिए, समझिए भी। कवर क्रॉप्स किसे कहते हैं? मृदा आरक्षक फसलें। ये क्या है? इस वर्ग की फसलें भूमि को अधिक से अधिक वानस्पतिक आच्छादन प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं? मान लीजिए जैसे कि ये हमारा फार्म है, ठीक है, फील्ड है हमारा, मान लीजिए ये हमारा फील्ड है। अब इसमें आपको क्या क्या कह रहा है कि इस वर्ग में फसलें भूमि को अधिक से अधिक वानस्पतिक आच्छादन प्रदान करती है। तो जो हमारा ये भूमि है, ये फसलें क्या करेंगी? उसको अधिक से अधिक ढकने का कार्य करती हैं। ढकने का कार्य क्यों करती हैं? जिससे इसके फायदे क्या होते हैं? तो मृदा को जल तथा वायु द्वारा होने वाले कटाव से बचाती हैं। जो मिट्टी है, जब इसको ढक लिया जाएगा, जैसे कि जब इसको क्या हुआ, इसको ढक लिया गया फसलों के द्वारा, तो बारिश हुई जब, तो पहले तो जो हमारी जो कवर क्रॉप्स हैं उनसे टकराएगी, उसके बाद में जमीन से उसकी बूंदें टकराएंगी, तो क्या होगा? कटाव वगैरह कम होगा। जो वर्षा की बूंद होगी उसका अपेक्षाकृत जो स्पीड, जो उसका फोर्स होगा, वो जो कवर क्रॉप्स हैं उनको टकराने के बाद उसका फोर्स कम हो जाएगा। उसके बाद वह ज़मीन तक पहुंचेगा तो मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत कम होगा। और वायु द्वारा भी ऐसा ही, जो वायु का फोर्स होगा वह भी उससे टकराने के बाद, पेड़ पौधों से, कवर क्रॉप से टकराने के बाद उनका दबाव कम हो जाएगा, तो जो मिट्टी है उसको नुकसान कम होगा। खैर, इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्या है? इसके दोस्तों इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी, इसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। तो लोबिया, बरसीम, उड़द, मूंग, सोयाबीन, ज्वार, ये सभी क्या फसलें, कुछ इसकी जो कवर क्रॉप्स हैं इसकी कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, इनको याद रखें आप लोग। ट्रैप क्रॉप्स क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीट आकर्षक फसलें, इसमें क्या होता है? कभी कभी किसी खेत में कीट विशेष का अधिक प्रकोप होता है, जो उस प्रकोप को कम करने के लिए मुख्य फसल के चारों ओर किसी एक के किनारे पर एक ऐसी फसल उगाते हैं जो खेत की प्रमुख फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके आक्रमण से बचा लेती है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आप लोगों को, ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। तो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके आक्रमण से बचा लेती हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कह रहा है कि कपास की फसल को लाल कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी की फसल को लगा देते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया उदाहरण है। तो कपास की फसल को जो लाल कीट से बचाने के लिए क्या करते हैं? भिंडी की फसल को उगा देते हैं। इस प्रकार भिंडी कीट आकर्षक फसल कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए जो आपकी, जैसे कह रहा है कि ये आपका खेत है, ठीक है, क्या है? ये आपका खेत है। अब कह रहा है कभी कभी किसी खेत में किसी कीट विशेष का अधिक प्रकोप होता है। कोई एक कीट है जो आपकी फसल को अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके प्रकोप को कम करने के लिए फसल के चारों ओर, अब इसमें मान लीजिए आपकी दोस्तों इतने इलाके में फसल लगी हुई है, आपका जो फार्म है उसमें ये इतने में आपकी मुख्य फसल लगी हुई है, ठीक है, ये आपकी मेन क्रॉप है। ये क्या है आपकी? ये मेन क्रॉप है। अब कह रहा है कि किसी एक किनारे पर एक ऐसी फसल को उगाते हैं जो खेत की प्रमुख फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब इधर एक आप क्या करते हैं? इधर एक दोस्तों इस बाउंड्री पर एक ऐसी फसल को उगाते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इधर क्या कर रहे हैं? आप ऐसी एक फसल को उगा लेते हैं किसी साइड में जो कीट पतंगों को आकर्षित करने का कार्य करता है। वही कह रहा है कि मान लीजिए ये कपास की फसल है, ठीक है, ये आपकी जो है ये कपास की फसल है। तो
इसको लाल कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर आप भिंडी की फसल को लगा देंगे। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी भिंडी की फसल है, ठीक है। तो ये जो भिंडी है कीट आकर्षक का कार्य करेगी कपास की फसल को बचाने के लिए। तो ट्रैप क्राफ्ट जो होती हैं क्या करती हैं, वो कीटों से कीटों से नुकसान को कम करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। आमतौर पर अगर सीधे तौर पर इसको परिभाषित करने की बात करें तो कीटों को आकर्षित करने वाली जो फसलें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रैप्स क्राफ्ट कहलाती हैं। ट्रैप फसलों के अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें, सोयाबीन हो गया आपका, जिन्निया हो गया, सफ़ेद गुलाब, जापानी बीटल के लिए ट्रैप फसल है। सूरजमुखी लिगस है, प्लांट बग को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों नेपियर घास। नेपियर घास का आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा एग्रोनॉमी में। तो नेपियर घास मक्के के लिए ट्रैप फसल का कार्य करती है। मक्के के लिए ट्रैप फसल का कार्य करती है। नेपियर घास मक्के के लिए ट्रैप फसल का कार्य करती है। सूरजमुखी लिगस प्लांट बग को आकर्षित करने का कार्य करती है। गेंदा बैंगन की फसल के लिए एक अच्छी ट्रैप फसल का उदाहरण हो सकता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है उदाहरण है, इनको आप सभी लोग याद रखिए। खैर कपास वाला अक्सर पूछा जाता है और नेपियर घास को भी लेकर के 1-2 प्रश्न आए हैं कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स में, तो मैंने आपको बता दिया है, इसको याद रखना है। तो ट्रैप क्राफ्ट किसे कहते हैं, जो किसी खेत के किसी कीट विशेष को आकर्षित करने के लिए फसल के चारों ओर लगाए जाते हैं। जैसे कि कपास की फसल को लाल कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी की फसल को लगा दिया जाता है। नेपियर घास मक्के के लिए अच्छी ट्रैप फसल हो सकती है। सोयाबीन, जिनिया या फिर सफ़ेद गुलाब जापानी बीटल के लिए ट्रैप फसल का कार्य करती हैं। मैं इधर नोट कर देता हूँ, सोयाबीन, या सफ़ेद गुलाब ये क्या करते हैं, जापानी बीटल के लिए ट्रैप फसल है। तो मक्के जो आपकी नेपियर घास हो गई मक्के के लिए ट्रैप फसल है। सूरजमुखी लिगस प्लांट बग के लिए ट्रैप फसल का कार्य करती है। सोयाबीन या फिर सफ़ेद गुलाब जापानी बीटल के लिए ट्रैप फसल का उदाहरण है। अरंडी की फलियों को खेत के चारों ओर लगा सकते हैं सभी लोग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनको आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं शीघ्र अंतर्वर्ती फसलों पर, जो कैच क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, इनको समझते हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। कभी इनकी सीधे तौर पर परिभाषा भी आती है और वैसे तो ये पूछे ही जाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया कि जब मुख्य फसलें किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण असफल हो जाती हैं। क्या कह रहा है कि इसको अच्छे से समझने वाली बात है। जब मुख्य फसलें किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण असफल हो जाती हैं तो उसके स्थान पर कम समय में अर्थात शॉर्ट ड्यूरेशन वाली तैयार होने वाली फसलों को शीघ्र या अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। अच्छा, इसके अगर हम शब्द की बात करें, इसको शब्द से ही अगर समझें, कह रहा है कि शीघ्र अंतर्वर्ती, कहने का तात्पर्य है जल्दी से। तो मान लीजिए आपने कोई मुख्य फसल उगाई। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैं ये कोई मुख्य फसल आपने उगाई, ठीक है। इसमें अब आमतौर पर किसी खरीफ फसल को आप लोगों ने इसमें उगाया। खरीफ फसलें क्या होती है, अधिकतर वर्षा ऋतु के आसपास लगाई जाती हैं। जून जुलाई के मौसम में इनको बोया गया। अब बाढ़ आ गई, आपकी क्या हुआ, इसमें बाढ़ आ गई और ये आपकी फसल क्या हो गई दोस्तों, नष्ट हो गई है। बाढ़ आने के पश्चात ये आपकी फसल जो आपने उगाई थी ये नष्ट हो गई, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो अब तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि उसके स्थान पर कम समय में शॉर्ट ड्यूरेशन तैयार होने वाली फसल को आपने लगाया। अब मान लीजिए आपने धान की फसल लगाई, बाढ़ के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, अधिक तेज हवा, तूफान, आंधी के चलते आपकी फसल नष्ट हो गई। अब उसमें आपने क्या करा, शॉर्ट ड्यूरेशन में जितना भी समय आपका बचा
शॉर्ट ड्यूरेशन में उगने वाली फसल इसमें आपने लगा दी, तो क्या होगा, जो आपके आर्थिक नुकसान है उसमें आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी, आर्थिक नुकसानों को आपको नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कैच क्रॉप्स हैं इनकी उगाही करी जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब मुख्य फसलें किसी प्रतिकूल स्थिति के कारण असफल हो जाती हैं तो उसके स्थान पर कम समय में अर्थात शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार होने वाली फसलों को शीघ्र या फिर अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। इस वर्ग में चीना, मूंग, लाही, सांवा ये सभी कुछ इसके प्रमुख फसलों के उदाहरण हैं। किसके अंतर्गत? कैच क्रॉप्स के अंतर्गत। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। चीना, मूंग, लाही, सांवा इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अरेबल क्रॉप्स किसे कहते हैं? कृषित फसलें क्या हैं? कृषित फसलों की अगर हम बात करें, वह सभी फसलें जिनमें कर्षण अर्थात टिलेज की आवश्यकता पड़ती है, कृषित फसलें कहलाती हैं। कृषित अरेबल क्रॉप्स किसे कहते हैं? जिनमें आमतौर पर जुताई, निराई, गुड़ाई इन सब की आवश्यकता पड़ती है, टिलेज की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? अरेबल क्रॉप्स कहलाते हैं। ऐसी कई एक परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हम भूमि की जुताई नहीं कर पाते, वह फसलें उगाते हैं। ऐसी फसलों को हम सभी लोग नॉन अरेबल कहते हैं। तो आमतौर पर अगर हम फसलों को टिलेज के आधार पर बांटें, तो इनके दो भाग हो सकते हैं। एक हो गया आपका कौन सा? एक हो गया अरेबल क्रॉप्स, एक हो गया आपका अरेबल क्रॉप्स, एक हो गया नॉन अरेबल क्रॉप्स। तो अरेबल क्रॉप्स में क्या हो गया? अरेबल क्रॉप्स में क्या होता है, जिसमें टिलेज की हमें आवश्यकता पड़ती है फसलों को उगाने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, भुरभुरी मृदा उपलब्ध कराने के लिए, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई जो भी किया जाता है वो क्या होते हैं? अरेबल क्रॉप्स होती हैं। अच्छा, एक ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां पर हम भूमि की जुताई नहीं कर पाते हैं। कई कैसी परिस्थितियां हैं दोस्तों, वहाँ पर जुताई नहीं करी गई किसी कारणवश, तो उनमें जो फसलों को उगाया गया क्या कहलाएगा? वो नॉन अरेबल क्रॉप्स कहलाएंगी। अगला हमारा बिंदु क्या है? कैश क्रॉप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कैश क्रॉप्स। नकदी फसलें, इनके आमतौर पर उदाहरण पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कैश क्रॉप्स का उदाहरण या नकदी फसल का उदाहरण है? तो इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में ना ला करके बाजार में क्या करता है? कृषक नकद बेच देता है। इस वर्ग की प्रमुख फसलों के कुछ उदाहरण हो गए गन्ना, आलू, मक्का, तंबाकू। ये सभी कुछ, मक्का को भुट्टे कहा जाता है, ये गलत टाइप है, चाय आदि। तो नकदी फसलों में क्या होता है? किसान ने उगाही करी, उसको उगाया और कह रहा है कि पूरा का पूरा उपयोग, जैसे मान लीजिए किसान ने किसी फसल को उगाया, गन्ना को उगाया। अब गन्ना क्या, उसकी कोई गन्ना खाएगा तो डेली है ही नहीं दाल चावल के लिए, तो क्या करेगा? जा करके वो बाजार में बेचता है, तो जो उससे धन रकम की उगाही होती है उससे अपनी वो दैनिक ज़रूरतों को पूरा करता है। आलू उगाया मान लीजिए उसने, तो उसे जितनी आवश्यकता हुई उसने रख लिया, उतना स्टोर कर लिया अपना, बाकी अपना मार्केट में बेच दिया और उससे कुछ उसे नकदी अर्थात कुछ रकम उससे मिल गई, जिससे उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। तो वही है, इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में ना ला करके बाजार में क्या करता है? नकद बेच देता है। इस वर्ग की प्रमुख फसलें गन्ना, आलू, मक्का, तंबाकू, चाय, ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप्स किसे कहते हैं? मृदा में किसी पोषक तत्व की विशेष कमी, क्या है? मृदा में किसी पोषक तत्व की विशेष कमी अथवा मृदा नमी को शीघ्र प्रदर्शित करने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? सूचक फसलें कहा जाता है। जो इंडिकेटर क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं? आमतौर पर इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, सूचक फसलों का तात्पर्य क्या है? कि सूचना देना। तो मृदा में किसी पोषक तत्व की विशेष कमी, जब मिट्टी में क्या हुआ? किसी पोषक तत्व की विशेष कमी हो गई, मान लीजिए कि जो मिट्टी है दोस्तों उसमें किसी विशेष तत्व की कमी हो गई, तो क्या करेगी? वो कुछ विशेष जो फसल होगी आपकी कुछ विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने का कार्य करेगी, जिससे आप जान जाएंगे कि हाँ, कि इसमें किस पोषक तत्व की कमी हो गई या किसी अन्य सिचुएशन की इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो मृदा में किसी पोषक तत्व की विशेष कमी अथवा मृदा नमी की कमी को शीघ्र प्रदर्शित करने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? सूचक फसलें कहा जाता है। आमतौर पर सूरजमुखी हो गई, मक्का हो गई, ये सभी क्या हैं? कुछ इंडिकेटर क्रॉप्स के कुछ उदाहरण हैं। तो अगर जैसे कि बात की जाए फास्फोरस की कमी का सूचक कौन, एक बार पूछा गया था निम्नलिखित फसलों में से कौन फास्फोरस की कमी का सूचक है? आपके विकल्प दिए गए थे सोयाबीन, मक्का, सरसों, गन्ना।
तो इसकी सही जवाब इसका क्या था, मक्का दोस्तों इसका सही जवाब था। तो मैं यहाँ नोट किए देता हूँ, फास्फोरस की कमी का सूचक कौन है। फास्फोरस की कमी का सूचक की अगर हम बात करें, पूछा गया था कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फास्फोरस की कमी का सूचक है। आपके विकल्प दिए गए थे सोयाबीन, मक्का, सरसों, गन्ना। तो जो मक्का है दोस्तों वो फास्फोरस की कमी का सूचक है। अगर फास्फोरस तत्व की कमी हो रही है तो मक्का उसको इंडिकेट करने का कार्य करेगा। वहीं अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो मेज हो गया आपका, सोरगम हो गया, ये सभी क्या है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को सूचित करने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार जो सिट्रस है दोस्तों वो कॉपर की कमी को सूचित करने का कार्य करता है। कॉपर की कमी को कौन बताता है, सिट्रस। मैग्नीज की कमी को भी सिट्रस सूचित करने का कार्य करता है। तो सूचक फसलें किसे कहा जाता है, जो किसी पोषक तत्व की विशेष कमी अथवा मृदा नमी की कमी को शीघ्र प्रदर्शित करने वाली फसलों को सूचक फसल कहते हैं। उदाहरण की बात करें, सूरजमुखी हो गया, मक्का हो गया। मक्का आमतौर पर फास्फोरस की कमी को सूचित करता है, कॉपर की कमी को सिट्रस दिखाने का कार्य करता है। और सल्फर दोस्तों, सल्फर की कमी का सूचक चाय है। तो मोटे तौर पर आप इसकी परिभाषा भी याद रखिए और कुछ जो जरूरी उदाहरण है इसको भी आप लोग याद रखिए। निर्वाहक फसलें किसे कहा जाता है, किसी समस्याग्रस्त क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों को निर्वाहक फसल कहते हैं। जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैरने वाला जो धान उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, निर्वाहक फसलें कहा जाता है। आमतौर पर कहने का तात्पर्य है व्यक्ति अपना जीवन तो जी ही ले, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो किसी समस्याग्रस्त क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, निर्वाहक फसल कहा जाता है। जैसे बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में जो तैरने वाला धान है दोस्तों वो वहाँ के लिए निर्वाहक फसल का कार्य करेगा। पैरा उटेरा फसल किसे कहा जाता है, पैरा उटेरा क्रॉप्स क्या है, तो धान की खड़ी फसल में पकने के बाद लेकिन कटाई से पूर्व, जो पैरा उटेरा क्रॉप्स हैं वो क्या है, धान की खड़ी फसल में पकने के बाद। गौर करने वाली बात है यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब धान की जो खड़ी फसल है वो पक गई हो उसके बाद लेकिन काटने से पूर्व ही भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए जब मसूर, बरसीम आदि की बुआई कर दी जाती है तो क्या कहा जाता है, उसे पैरा उटेरा कहा जाता है। इसे समझना है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल दोस्तों है कि धान की खड़ी फसल में पकने के बाद, जो खड़ी फसल है उसमें वो जब खड़ी फसल धान की पक जाए उसके बाद लेकिन काटने से पूर्व, आमतौर पर जो मुख्य फसल है वो पक जाए उसके बाद लेकिन उसकी कटाई ना हो, उसके काटने के पूर्व ही भूमि की जो अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए जब मसूर, बरसीम आदि की बुआई कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पैरा उटेरा फसल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पुनरुद्धारक फसल, रिस्टोरेटिव क्रॉप्स किसे कहा जाता है। इस प्रकार की फसल उत्पादन के साथ साथ भूमि को सुधारने का कार्य भी करती है। इस प्रकार की फसल उत्पादन के साथ साथ भूमि को सुधारने का कार्य भी करती है तथा भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाती है, इसलिए लेगुमिनेसी कुल की फसलों को उगाते हैं। तो आमतौर पर जो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, लेगुमिनेसी कुल की फसलें इसमें शामिल हैं, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अपने गांठ की बैक्टीरिया के द्वारा भूमि में स्थिर करती हैं तथा कटाई के बाद भूमि को उसी रूप में छोड़ती हैं। वो आमतौर पर उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सभी दलहनी फसलें हो गई, ठीक है। तो रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कौन सी हो गई, जो उत्पादन के साथ साथ भूमि की दशा को भी सुधारने का कार्य करती हैं, वो ये सभी इसके अंतर्गत इसमें फसलें शामिल हो जाएंगी। आमतौर पर लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें इसमें शामिल है, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अपने गांठ बैक्टीरिया के द्वारा भूमि में स्थिर करने का कार्य करती हैं। शोषक फसलें कौन सी हैं, वे फसलें जो पैदा होने के बाद भूमि को कमजोर करती हैं क्योंकि वे भूमि की अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, जैसे तिल, बाजरा, अलसी, बैंगन। शब्द से ही कहने का तात्पर्य क्या है, शब्द से शोषक अर्थात जो शोषण करे। तो यहाँ पर किसी मनुष्य की तो शोषण की बात की नहीं जा रही, यहाँ पर बात हो रही है फसलों की। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसी फसल उगाई जो
भूमि की अधिकतम क्षमता का दोहन करे, उसको अधिकतम नुकसान पहुंचाएं, पोषक तत्व वगैरह जो भी उसे अधिकतम ग्रहण करे। वही कह रहा है कि भूमि की स्थितियों को कमज़ोर करे, क्योंकि वो भूमि से अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। आमतौर पर उदाहरण की बात तिल, बाजरा, अलसी, बैंगन, ये सभी इसके कुछ उदाहरण हैं। दबाव फसलें, स्मूदर क्रॉप्स, ये क्या है? वह फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि व संख्या को रोक देती है। स्मूदर क्रॉप्स किसे कहते हैं? दबाव फसलें किसे कहा जाता है? जो खरपतवारों की वृद्धि और संख्या को रोक देती है। वे अपने घने आच्छादन से खरपतवारों को हवा, सूर्य के प्रकाश से वंचित कर देती तथा उनकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। इस प्रकार की फसलें जल्दी बढ़ने वाली अधिक कल्ले व शाखाओं वाली होती हैं, जैसे कि जौ, सरसों, लोबिया, सोयाबीन, ये सभी कुछ इसके उदाहरण हैं। तो उदाहरण आपको याद रखने हैं। स्मूदर क्रॉप्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? जौ हो गया, सरसों, लोबिया, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये दबाव फसलों के कुछ उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है? इन फसलों की उगाही करने से जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि आमतौर पर रुक जाती है तथा उनकी वृद्धि के साथ साथ उनकी संख्या में भी कमी होती है। वह यह अपने घने आच्छादन से खरपतवारों को हवा, सूर्य के प्रकाश से वंचित कर देती हैं। जो ये स्मूदर क्रॉप्स हैं, देखिए जब इनका कवर इतना होता है कि ये जो खरपतवार होते हैं उसको हवा और सूर्य के प्रकाश न मिलने के कारण उनकी क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है, जिससे जो हमारी फसल होती है उसको लाभ होता है। इस प्रकार की फसलें जल्दी बढ़ने वाली, अधिक कल्ले व शाखाओं वाली होती हैं। कुछ अगर उदाहरण की बात करें तो जौ हो गया, सरसों, लोबिया, सोयाबीन, ये सभी आपके कुछ स्मूदर क्रॉप्स के उदाहरण हो गए दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि दायी फसलें क्या है? नर्स क्रॉप क्या है? नर्स क्रॉप किसे कहा जाता है? वह फसलें जो अपने पास की दूसरी फसल के पौधों को क्या करते हैं? सहायता पहुंचाती हैं। तो नर्स क्रॉप का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप हॉस्पिटल ले गए उसे, तो उसकी देखरेख करने का कार्य कौन करता है? डॉक्टर के साथ साथ नर्स भी उसकी देखरेख करने का कार्य करती हैं। तो नर्स क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं। तो इसी शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर यहाँ पर बात हमें अपने एग्रीकल्चर फील्ड की करनी। तो वह फसलें जो अपने पास की दूसरी फसल के पौधों को क्या करते हैं? सहायता पहुँचाती हैं। इनमें नर्स क्रॉप दूसरी फसल के पौधों को छाया तथा अपने ऊपर चढ़ाने के लिए या चढ़ने के लिए एक तरह से स्टिक की तरह कार्य करती हैं। जैसे कि कुछ इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो मटर में राई, लोबिया में ज्वार। इसमें राई तथा ज्वार कौन सी क्रॉप है? नर्स क्रॉप है दोस्तों। तो नर्स क्रॉप के उदाहरण कौन कौन से हैं? राई तथा ज्वार आमतौर पर एक नर्स क्रॉप है। जो मटर में राई, जो मटर के लिए नर्स क्रॉप का कार्य कौन करती है? राई। और लोबिया में जो ज्वार है वो नर्स क्रॉप का कार्य करती है। तो नर्स क्रॉप क्या होती है? ऐसी फसलें जो अपने पास बोई गई दूसरी फसलों को आमतौर पर सहायता पहुंचाती है, ना कि उनके लिए किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। मल्च फसलें किसे कहते हैं? वह फसलें जो भूमि की नमी को बचाए रखने के लिए उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें? जो भूमि की नमी को बचाए रखने के लिए उगाई जाती हैं, वो मल्च फसलें कहलाती हैं। इनमें मोटा तथा अधिक परत वाला आच्छादन होता है, जैसे कि लोबिया आदि। मल्च क्रॉप क्या होती है? मान लीजिए आपका ये फील्ड है दोस्तों, और इनका आच्छादन अपेक्षाकृत घना होता है। आपके फार्म पर ये ऐसी फैली होंगी कि इनका आच्छादन अपेक्षाकृत काफ़ी घना होता है। तो आमतौर पर किस चीज़ के उदाहरण है? जो लोबिया है ये एक मल्च क्रॉप का उदाहरण है। ये मिट्टी में नमी को संरक्षित करने का कार्य करते हैं, और कह सकते हैं कि हाँ, नमी को, मल्च क्रॉप का मुख्य कार्य यही होता है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखा जाए, खासकर उन परिस्थितियों में जहाँ पर शुष्क परिस्थितियाँ उत्पन्न हों। अगला हमारा बिंदु है सॉड अथवा टर्फ फसलें। सॉड अथवा टर्फ फसलें ये किसे कहा जाता है? घास लगी हुई भूमि की ऊपरी परत, ये फसलें। सॉड या टर्फ फसलें किसे कहा जाता है? घास लगी हुई भूमि की ऊपरी परत, ये फसलें घास कुल से संबंधित होती हैं। ये किस कुल से संबंधित होती हैं? जो सॉड अथवा टर्फ फसलें हैं आमतौर पर घास कुल से संबंधित होती हैं तथा भूमि को चटाई की तरह अपने आच्छादन से ढक लेती हैं। भूमि को किस प्रकार ढकने का कार्य करती हैं? जैसे आपने एक चटाई ज़मीन पर बिछा दी तो उसी प्रकार ये कार्य करती हैं। एवं इनकी जड़ें भूमि की ऊपरी सतह में होती हैं। जो इनकी जड़ें होती हैं आमतौर पर भूमि की ऊपरी सतह में होती हैं, काफ़ी गहराई में नहीं जाती हैं। इनको आकर्षित क्षेत्र, नॉन अरेबल एरिया में भूक्षरण से बचाने के लिए उगाया जाता है। जो नॉन अरेबल एरिया वहाँ पर इनको उगाया जाता है आमतौर पर सॉइल इरोजन से बचाने के लिए। जैसे कि आपके उदाहरण दूब घास, मार्बल घास, ये सभी क्या सॉड अथवा टर्फ फसलों के उदाहरण हैं।
अच्छा, इसको याद क्या रखना है कि पूछा जा सकता है कि साठ अथवा टर्फ फसलें किस कुल से संबंधित हैं। तो आमतौर पर किस कुल से संबंधित हैं? घास कुल से संबंधित हैं दोस्तों। तो घास लगी हुई भूमि की ऊपरी परत, ये फसलें घास कुल से संबंधित होती हैं। ये भूमि को चटाई की तरह ढकने का कार्य करते हैं और इनकी जो जड़ें हैं आमतौर पर भूमि की ऊपरी सतह में ही रहती हैं। इनको हम सभी लोग नॉन एरेबल एरिया में भूक्षरण से बचाने के लिए उगाते हैं, जैसे कि दूब घास, मार्बल घास, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। तो आज की हमारी क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी कम रहने वाली है और उम्मीद करते हैं आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें आपकी अच्छी समझ में भी आ रही होंगी। मिलते हैं हम सभी लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।